Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Geography Chapter 6 Manufacturing Industries. This is video number 2nd. In this video I would like to tell you about the classification of industries. ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे. क्वेश्चन आप लिख सकते हो, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, और बोर्ड पर मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, रॉ मटेरियल के बेस पर इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती है बेटा? 2 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी होती है? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस इंडस्ट्रीज. कौन कौन सी होती है? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस इंडस्ट्रीज. अब हम आपको बताएंगे एग्रो बेस इंडस्ट्रीज क्या होती है. एग्रो बेस इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज in which raw material are required. Okay, and these raw material are supplied by agriculture. मतलब एग्रो बेस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से मिलती है. एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, और एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चर का होगा. कैसे? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज बनेगी, डिमांड ज़्यादा आएगी रॉ मटेरियल की, तो एग्रीकल्चर में क्या है? उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. एग्रीकल्चर में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही एग्रो बेस इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होगी. ठीक है बेटा, तो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है? जैसे शुगर इंडस्ट्रीज, टी इंडस्ट्रीज, सिल्क, कॉटन, जूट एक्सेट्रा. इन सब की जितनी भी कंपनी होती है उन कंपनी को हम एग्रो बेस इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं. आगे बात समझ में. अब मिनरल बेस इंडस्ट्री, मिनरल बेस इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो क्या है? मिनरल से मिलता है. एंड दीज मिनरल्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर. ये मिनरल क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं. नेचर से हम इसको निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट में से हम निकालते हैं, इसको प्रोसेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल हम निकालते हैं. मिनरल के बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था. ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल मिलते हैं और सबसे ज़्यादा आयरन मिलते हैं. 70% आयरन मिलता है और 30% अलग अलग मिनरल हमें मिलते हैं. तो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज होती है जिनको रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है. मिनरल मतलब आयरन, कॉपर, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम. ये जो कंपनी होती है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी, इनको रॉ मटेरियल क्या है? वहां से मिलेगा. मान लो आयरन के सामान बनाने वाली जो कंपनी होती है उनको रॉ मटेरियल क्या है? आयरन होगा. एल्युमिनियम वाली जो कंपनी होती है रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एल्युमिनियम से मिलेगा. जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी होती है उनको कॉपर की जरूरत होती है. तो समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज 2 टाइप्स की होती है, एग्रो बेस और मिनरल बेस. सेकेंड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर कंपनी 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एग्जाम में बेटा ऐसा भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस इंडस्ट्रीज. 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. या यहाँ ऐसे आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. या ऐसे आ सकता है, ये तो 100% आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, या डिफरेंशिएट बिटवीन ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर. तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसे भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. तो अभी मैं आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर जो कंपनी होती है 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ऐसी कंपनी जहां इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो. जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है. और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? जहां इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा होता है. जहां 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है
वो लार्ज स्केल कंपनी होती है, और जहां 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। स्मॉल स्केल में सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादा मशीन्स नहीं होते, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं होते, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में फुली मशीनराइज होती है, फुली टेक्नोलॉजी होती है, लेटेस्ट मशीन्स होते हैं। यहाँ स्मॉल स्केल में कम आदमी काम करते हैं, कम प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और लार्ज स्केल में ज़्यादा आदमी काम करते हैं, मच मोर पीपल आर वर्किंग, ठीक है, देयर आर मच मोर प्रोडक्शन, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ज़्यादा इनकम भी होती है। समझ गए बेटा। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज क्या है, 4 टाइप्स की होती है। पहला है आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा क्या है आपका प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, बीच में एक लाइन खींच के आप डिफरेंस करोगे, बीच में एक लाइन खींचा, एक में पब्लिक सेक्टर, दूसरे में जैसे बीच में लाइन, एक में पब्लिक, एक में प्राइवेट। तो पब्लिक सेक्टर में क्या लिखोगे, पब्लिक सेक्टर आर ओन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर आर ओन बाय इंडिविजुअल। इन द पब्लिक सेक्टर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड बाय द गवर्नमेंट। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, एंड वंस द रूल्स आर मेड इट इज फॉलोड, और एक बार जो रूल बना दिए जाते हैं थ्रू आउट द टाइम दैट रूल इज फॉलोड, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड बाय इंडिविजुअल, ओके, एंड ऑन एवरी ओकेजन, ऑन एवरी टाइम द रूल आर चेंज एंड न्यू रूल्स आर मेड, ठीक है। इन द पब्लिक सेक्टर वर्किंग आवर इज टोटली फिक्स, okay, the people those who are working in public sector, they have job security, they are getting regular job, okay, they are getting regular salary। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में people those who are working in private sector, they are not getting job security, ठीक है, salary is also less and they have to do more working hours, means working hour are लॉन्ग। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वर्किंग आवर ज्यादा होते हैं, ठीक है, 10 to 12 आवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी जाती। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या है, इफ यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क देन एक्स्ट्रा सैलरी इज गिवन। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और पब्लिक सेक्टर में क्या है, देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, वर्कर का किसी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में जो नेचर ऑफ वर्क है वो मिनिमम 8 आवर्स का होता है, ठीक है, सभी हॉलीडेज, पीएफ, सीएल, ऑल फैसिलिटीज आर गिवन। इन द प्राइवेट सेक्टर नो वर्क, नो हॉलीडेज, पीएफ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, दीज फैसिलिटीज आर नॉट गिवन। किसी प्रकार की कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जाता, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। अब एग्जांपल आपको बता देते हैं, ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर में आता है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और प्राइवेट में आता है जैसे बजाज, रिलायंस, टिस्को, टिस्को का मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, ये आते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में। समझ गए बेटा। अब आता है आपका ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर आर दो सेक्टर विच आर ज्वाइंटली ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, जिसमें क्या है, दोनों का ही रोल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का भी होता है और प्राइवेट इंडिविजुअल का भी होता है। जो भी रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी होते हैं और प्राइवेट के द्वारा भी रूल होते हैं। गवर्नमेंट के रूल होते हैं और प्राइवेट बॉडीज उस रूल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ज्वाइंट वेंचर, जो कि गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में ही चलता है। 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है और 49% शेयर प्राइवेट का होता है, ठीक है। तो दोनों के ही मर्जी से ज्वाइंट सेक्टर चलते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जितने भी ऑयल की कंपनी हैं,
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, जितनी भी ये कंपनी है वो किस में आती है? ज्वाइंट वेंचर में आती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का भी रोल होता है इसमें, प्राइवेट का भी रोल होता है। गवर्नमेंट की परमिशन होती है, गवर्नमेंट का रूल्स होता है, उनको फॉलो किया जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। प्रॉफिट जो होता है दोनों में ही डिवाइड होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी। तो ज्वाइंट वेंचर जो होते हैं दोनों के कोऑपरेशन से होते हैं, ठीक है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ये वेंचर क्या है? चलाए जाते हैं। और जितनी भी ऑयल से रिलेटेड कंपनी है वो ज्वाइंट वेंचर में आती है। अब आती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, या कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर आर दो सेक्टर इन विच बोथ प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर द ओनर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एक मालिक नहीं होता, कोई एक ओनर नहीं होता। प्रोड्यूसर जो कि काम करने वाले लेबर होते हैं वहाँ, ठीक है, जो प्रोडक्शन करते हैं उनका भी शेयर होता है, उनके भी हिस्सेदारी होती है। और जो कंपनी को संभालने वाले मैनेजमेंट होते हैं उनकी भी हिस्सेदारी होती है। तो बोथ प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर बोथ आर द ओनर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इज डिवाइडेड एमंग बोथ। प्रॉफिट क्या है? दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। इफ देयर इज लॉस तो इट इज बियर बाय बोथ पार्टी। अगर लॉस हो तो लॉस भी दोनों को ही होता है। लॉस की कंडीशन में जितने भी वर्कर होते हैं उनकी सैलरी कम हो जाती है, डिडक्ट कर ली जाती है। अब ये नहीं है कि लॉस में सैलरी पूरी मिलेगी वर्करों को, नहीं मिलेगी। प्रॉफिट है सैलरी ज़्यादा मिलेगी, लॉस है सैलरी कम मिलेगी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ठीक है, उसमें दोनों ही प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर बोथ आर द ओनर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जाम्पल मदर डेयरी, जितने भी डेयरी फर्म होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते हैं। और ठीक है, कोल की जो कंपनी है वो इसमें आती है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, मतलब जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है अधिकतर वो किस में आती है? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है, जिसमें कि बोथ प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर द ओनर। अगर प्रॉफिट हो दोनों में डिवाइड होता है, लॉस हो दोनों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तीसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इनमें क्या है, यूजुअली जो एग्जाम में आते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में आते हैं। पब्लिक क्या है? गवर्नमेंट का सेक्टर है। प्राइवेट क्या है? इंडिविजुअल का सेक्टर है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू।